Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28 September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about removal of judges of Supreme Court and High Court. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए संविधान के हिसाब से जजेस कुड बी रिमूव्ड ऑन टू ग्राउंड्स ओनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो मिसबिहेवियर की तरह देखा जा सकता है, या तो फिर इट हैज बीन प्रूवन कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन, तभी जाकर के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है that has been laid down in Article 124 subclause 4. So judges of Supreme Court as well as High Court could be removed using this process. इसमें इसको impeachment motion भी कहते हैं या impeachment process भी कहते हैं of judges. This process has to start from either of the house of the parliament, राज्यसभा या लोकसभा। राज्यसभा में 50 members are required to give a notice to the chairman of Rajya Sabha. Lok Sabha में 100 members of Lok Sabha are required to give a notice to the speaker of Lok Sabha. अगर जजेस को रिमूव करना है तो मान लीजिए कि राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है कि सम जज हैज इंगेज इनटू मिसबिहेवियर या इज इनकैपेबल, तो उस केस में 50 मेंबर्स नोटिस दे सकते हैं टू द चेयरमैन। लोकसभा के केस में 100 members have to serve a notice to the speaker. Speaker and chairman in their respective house, they may either accept or reject this notice. Reject हो गया तब तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, बट अगर accept हो गया, स्पीकर इन लोकसभा या चेयरमैन इन राज्यसभा अगर accept कर लेते हैं इस नोटिस को, then a 3-member committee will be formed, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट। इन 3 लोगों की एक कमिटी बनाई जाएगी। कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वाकई तौर पे ये जो एलिगेशंस हैं ऑफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ये सही है या नहीं है, एंड द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द स्पीकर और द चेयरमैन एज पर द केस। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है तो चेयरमैन के पास, और लोकसभा से शुरू हुआ है तो स्पीकर के पास रिपोर्ट सबमिट होगा, एंड देन आफ्टर दैट द इशू विल बी टेकन इन दैट हाउस। तो फिर वहां पे वोटिंग होगी बाय द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। मान लीजिए राज्यसभा है तो वहां पे फिर वोटिंग होगी, लोकसभा है तो फिर लोकसभा में वोटिंग होगी। बोथ हाउस हैव टू सेपरेटली पास दिस मोशन, और मोशन को पास होने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस कितनी वोटें चाहिए वो भी देख लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों क्राइटेरिया जब पूरे होंगे देन द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड पास्ड, और दोनों हाउस से सेपरेटली पास होना चाहिए ये प्रपोजल। देन दिस विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who will sign it, and after that a presidential order will be released for removal of the judge. तो इतना सारा स्टेप मेंशन किया गया है संविधान के अंदर। अगर किसी जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है एज पर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, दीज आर द 2 बेसिस, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, एंड दिस इज द मेथड। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में अलग से वो प्रपोजल पास होना चाहिए with the support of majority of the total membership of the house and 2/3 of present and voting. अभी तक कितने जजेस के अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा चुका है वो भी जरा देखते हैं। तो यहाँ क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, जस्टिस वी रामास्वामी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस के बेसिस पे फिर ये रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया गया था। जस्टिस पीडी दिनाकरन, सौमित्रा सेन, जस्टिस जेपी पार्दीवाला, जस्टिस एसके गंजले एंड जस्टिस नागार्जुन रेड्डी। सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ध्यान बस इतना रखना है आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि
never ever any of the proposal for removal of the judges have passed from both houses of the parliament. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी एक सक्सेसफुल प्रपोजल पास हुआ और जिसके बाद जज को रिमूव किया गया हो। हाँ, वो बात अलग है कि जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में राज्यसभा से ये प्रपोजल पास हो गया था, लोकसभा में पास नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जस्टिस सौमित्रा सेन ने खुद ही रिजाइन कर दिया था, एड रिजाइंड ऑन हिज ओन। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस वी श्रीस आनंद, इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि बेंगलोर का ये एरिया तो पाकिस्तान जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने वाला स्टेटमेंट था। उसके अलावा ही मेड सम ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट अगेंस्ट अ फीमेल लॉयर ऑल्सो। तो इसके बाद से चर्चा चल रही है कि क्या उनके खिलाफ इस तरीके का रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया जाना चाहिए या नहीं। यही है न्यूज़। अगेन, न्यूज़ इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जस्टिस वी श्रीसानंद ने ये कहा, ऐसा ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, आपको प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि जजेस को रिमूव करने के लिए संविधान में क्या प्रोसेस मेंशन किया गया है, किस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा सकता है। और इसके बेसिस पे, इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about China SOC 2.0. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. चाइना सॉक क्या होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मच मोर देन इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दोज प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक सेक्टर। इस फिनोमिना के कारण फिर चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट करने लगता है इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभार काफ़ी सस्ते दामों पे एक्सपोर्ट करता है, जिसको डंपिंग कहते हैं। इस पूरे फिनोमिना के कारण दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमी को, वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को जो झटका मिलता है, इसी को कहा जाता है चाइना शॉक। सरल भाषा में कहें तो सर्ज इन एक्सपोर्ट कमिंग फ्रॉम चाइना डिसरप्टिंग ग्लोबल मार्केट इज नोन एज चाइना शॉक। हाल फिलहाल में देखा जा रहा है एक फिनोमेना जिसको नाम दिया गया है चाइना शॉक 2.0। लेकिन इसके पहले चाइना शॉक 1.0, यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये फिनोमेना देखा गया था, उसको भी जरा देखते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जब चाइना को WTO की मेंबरशिप मिली इन द अर्ली 2000, इनफैक्ट चाइना गॉट द WTO मेंबरशिप इन 2001 ओनली। 2001 में जब चाइना को WTO की मेंबरशिप मिली, तो उसके बाद चाइना ने दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ जो अपना ट्रेड है वो मल्टीपल टाइम्स एक्सपैंड कर दिया। अब चाइना ऑलवेज हैड द एडवांटेज, अब वो एडवांटेज नहीं है, बट अर्लियर चाइना ऑलवेज हैड द एडवांटेज ऑफ चीप लेबर फोर्स। इस कारण से चाइना ने खूब सारा प्रोडक्शन किया, और चाइना की सरकार जो है अपनी करेंसी का थोड़ा बहुत डिवैल्यूएशन भी करती रही है, जिस कारण से उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट मार्केट में सस्ता होता रहा है। तो चीप लेबर फोर्स एंड डिवैल्यूएशन, these two factors allowed China to export at a very large scale in global market. तो चाइना ने जब WTO की मेंबरशिप ली साल 2001 में, and combined with the factors of cheap labor force and frequent devaluation, China became a kind of export hub for world economies. और इतना सारा एक्सपोर्ट किया चाइना ने दुनिया के अलग अलग देशों में कि पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। इसने दुनिया के अलग अलग देशों की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको डैमेज किया, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। इवन कंट्रीज लाइक US गॉट नेगेटिवली इम्पैक्टेड। इंडिया ऑल्सो हैड टू फेस द इम्पैक्ट ऑफ द चाइनाज राइजिंग एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड मार्केट। तो भारत के अंदर भी ये जो चाइना का राइजिंग एक्सपोर्ट है उसका झटका देखने को मिला, और ये जो फिनोमिना इन द अर्ली 2000 देखने को मिला, 2001 ऑनवर्ड, इसी को नाम दिया गया चाइना शॉक 1.0।
अब हाल फिलहाल में वापस से वैसी ही कुछ फिनोमेना देखने को मिल रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में, जिसको अब दुनिया के एक्सपर्ट्स नाम दे रहे हैं चाइना शॉक 2.0। वापस से चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में अपना स्पाइक लाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स का सर्ज लाने की कोशिश कर रहा है। चाइना हैज़ कम अप विद ए प्लान दैट इज नोन एज मेड इन चाइना 2025, जिसका लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म गोल है कि चाइना को ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनाया जाए इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय 2049। So this is the long-term plan to transform China. Anyway, China is considered as manufacturing hub of the world. उसको फर्दर मल्टीप्लाई या एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है चाइना एज पर इट्स मेड इन चाइना पॉलिसी 2025। तो जिस कारण से चाइना वापस से दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स आर नाउ अगेन फेसिंग इन्फ्लक्स ऑफ चीपर चाइनीज गुड्स। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है चाइना अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कि आप एक्सपोर्ट करें, हम आपको सस्ते दामों पे एक्सपोर्ट करने में मदद करेंगे। इस तरीके से चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट वंस अगेन, जिसको नाम दिया गया है चाइना शॉक 2.0। इसी कॉन्टेक्स्ट में आईएमएफ ने वार्न किया है कि द रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ चाइना में अगेन लीड टू a kind of disruption in global market, which could be considered as China Shock 2.0. It could threaten local industry and also global trade stability. अब दुनिया के अलग अलग देश, स्पेशली जैसे यूएस हो गया, हमारा देश भारत हो गया, दे आर नाउ गेटिंग रेडी to grapple with the China's new strategy. This time, world countries are more prepared to grapple or tackle with the China Shock 2.0 possibility. यही है ये आर्टिकल कि वर्ल्ड कंट्रीज नाउ गेटिंग रेडी टू टैकल विद द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू चाइना शॉक 2.0। तो अमेरिका ने क्या किया है, कई सारे जो चाइना से होने वाले एक्सपोर्ट हैं जो अमेरिका में होते हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी टाइम्स बढ़ा दी है। इसी को कहा जाता है टैरिफ बैरियर। जैसे 100% ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम चाइना, 50% ऑन सोलर सेल्स, 25% ऑन स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज एंड ऑल। तो इतना डिटेल में रटना नहीं है, बट द पॉइंट इज कि नाउ वर्ल्ड कंट्रीज आर अगेन फेसिंग द थ्रेट ऑफ चाइना शॉक 2.0 एंड दे आर गेटिंग रेडी बाय क्रिएटिंग टैरिफ बैरियर अगेंस्ट चीपर चाइनीज इंपोर्ट्स कमिंग टू देयर कंट्री। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो हम लोग लगातार कई सारे आर्टिकल तो ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, जहां हमने देखा है कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है उसमें डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल ट्रेड विद चाइना हैज गॉन इन एक्सेस ऑफ $140 बिलियन, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। यू सी, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रोज फ्रॉम $70 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2019 टू $101 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2024। तो लगभग आप कह सकते हैं 60% तक का राइज हमारा जो इंपोर्ट है जो चाइना से आता है उसमें देखने को मिला है। और इस कारण से भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है उसमें ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत सारा खर्च हो रहा है चाइना के साथ ट्रेड करने में। लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे भारत के अंदर खासकर बात की जाए तो हाल फिलहाल में स्टील मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ चीपर चाइनीज स्टील कमिंग टू इंडिया। तो अब भारत कैसे डील कर रहा है इस सिचुएशन से, द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना शॉक 2.0। इंडिया हैज कम अप विथ सेवरल काइंड्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स। 30 से भी ज़्यादा चीज़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है भारत ने। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगभग हम लोग 15-20 दिनों पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। आई जस्ट होप आपको याद होगा कि अगर किसी भी देश से कोई सामान एक्सपोर्ट होता है और वो एक्सपोर्ट मार्केट में इफ़ इट इज चीपर एज कंपेयर टू द प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, फॉर एग्जांपल चाइना में जो दाम है स्टील का, अगर उससे चाइना सस्ता बेच रहा है स्टील इंडियन मार्केट में, तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा डंपिंग ऑफ स्टील बाय चाइना इन इंडियन मार्केट। तो ऐसे केस में जिस देश के अंदर डंपिंग हो रही है उसके लोकल इकोनॉमी को तो नुकसान हो सकता है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को तो नुकसान हो सकता है। और वैसे हालत में जो डंपिंग जिन देश में हो रहा है वो देश एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है
एक टैरिफ बैरियर लगा सकता है अगेंस्ट सच प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग डंप्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लोकल मैन्युफैक्चरर। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है, प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। उसके अलावा कई सारे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनका अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी लगाए हैं भारत ने, ताकि कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स को इम्पीड किया जाए उनके फ्लो को। और चाइना का जो टारगेट है इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का बाय डिसरप्टिंग इंडियन मार्केट बाय डंपिंग चीपर चाइनीज प्रोडक्ट, उसको कहीं ना कहीं हिंडर किया जाए, ये कोशिश कर रहा है भारत बाय अप्लाइंग दीज टू अप्रोच, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, डिस्कस द implications of China SOC 2.0 on global trade. What policy measures should India adopt to mitigate the negative impact of this SOC? पहले आपको टर्म समझाना होगा चाइना सॉक क्या होता है। अब जब चाइना सॉक समझाएंगे आप, तो पहले आपको चाइना सॉक 1.0 के बारे में थोड़ा सा बताना होगा, एक लाइन। देन यू विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट चाइना सॉक 2.0, फिर उसके पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल ट्रेड इन जनरल थोड़ा सा बताएंगे, और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे कि भारत के केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत डेटा के साथ सपोर्ट करेंगे कि कैसे ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ वाइडन होता जा रहा है हमारा, और फिर आप बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं चाइना सॉक 2.0 से बचने के लिए। पहले खुद अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को एंड देन यू कैन रीड द हिंट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड फॉर मोर पॉइंट्स। The next topic is about Global Innovation Index. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल पब्लिश की जाती है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहें तो वीपो। ये मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करने वाली, बट इट पब्लिशेस दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें दुनिया भर के देशों को रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज इनोवेशन टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। अपने अपने देशों में कितना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेसिस पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया के देशों को रैंक दी जाती है। और अब न्यूज़ यही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 पब्लिश हुआ है। स्विट्जरलैंड हर साल ही लगभग नंबर 1 पे आता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भी स्विट्जरलैंड इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय स्वीडन, US, सिंगापुर। बात की जाए इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है, तो इट इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 2-3 दिनों पहले ही हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे थे न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जहाँ मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, बट देन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हु आर नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट दे एक्ट on behalf of United Nations in certain areas because of a legal agreement between United Nations and these agencies. तो वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ UN, but it has an legal agreement. It has a legal agreement with the UN, and for that reason it works for the UN. और ये दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कितनी इनोवेशन हो रही है, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको मेजर करने की कोशिश करता है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में अगर बात की जाए भारत के परफॉर्मेंस की, तो इंडियाज रैंक हैज नाउ इम्प्रूव्ड एंड नाउ इंडिया इज रैंक्ड एट 39 अमंगस्ट 133 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड चेन्नई, दे हैव बीन लिस्टेड अमंगस्ट टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि भारत का रैंक लगातार इंप्रूव हो रहा है। अब देखिए, साल 2015 में हमारा रैंक था 81, वो लगातार इंप्रूव होकर के नाउ वी हैव कम अप टू 39th, प्लस हमारे देश की जो इम्पोर्टेंट
सिटीज़ हैं वो टॉप 100 सिटीज़ में आते हैं एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में टॉप 100 में आते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड चेन्नई। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेस्ट टूरिज्म विलेज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटा सा न्यूज़ है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे एपीएससी प्रीलिम्स से। कल का दिन 27 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है आज वर्ल्ड टूरिज्म डे की तरह। और इस वर्ल्ड टूरिज्म डे के कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने अनाउंस किया अवार्ड, जहां पे 36 विलेजेस वेयर अवार्डेड एज बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, अलग अलग कैटेगरी में 36 विलेजेस को ये अवार्ड दिया गया आउट ऑफ अबाउट 6 लाख विलेजेस इन द कंट्री। सुआलकुची असम को अवार्ड दिया गया है आज द बेस्ट विलेज इन क्राफ्ट कैटेगरी। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपको याद रखना है, ये अवार्ड दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के, असम से तो हो गया सुआलकुची, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाकी विलेजेस जिनको अवार्ड मिला है उसमें है सियालसुक फ्रॉम मिजोरम, अल्पना ग्राम इन त्रिपुरा, उमदेन इन मेघालय एंड आंध्री इन मणिपुर, माफलंग इन मेघालय। ये सारे तो याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले बाकी, बट असम वाला सुआलकुची असम बेस्ट टूरिज्म विलेज इन कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, अच्छा इससे रिलेटेड जब हम लोग ने कल डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एआई परम सिद्धि, बट वो अब फास्टेस्ट नहीं है, द फास्टेस्ट इज एरावत। तो वो बस आपको चेंज करना है, मैंने भी नोट्स में बदल दिया है, वो करेक्शन है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज नाउ एरावत, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एरावत, ठीक है। ये बस बदलाव करना है, कल जो हमने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था वहां पे द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज नॉट परम सिद्धि एआई, इट इज एरावत। ओके, आई होप नाउ मिस्टेक नहीं होगी। और बाकी तो मैंने नोट्स में चेंज कर ही दिया है, तो रिवीजन में तो वो आपको अपडेटेड करेक्ट आंसर ही मिलेगा। यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी 1 2 3, ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 2 भी रॉन्ग है क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो ये नहीं है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो सीडैक और आईआईएससी थे। बट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को तो आपको टिक करना ही होगा, एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं नहीं मुझे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, यू विल हैव टू टेक द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो हियर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज 1 2 3। द सेम इज ट्रू इन दिस केस, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, इंडिया हैज नाइदर साइंड, फॉरगेट अबाउट रेटिफाइंग, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 अगेन। स्पॉन सिटीज से रिलेटेड पहला ऑप्शन सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।